एसिड बेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रसायन शास्त्र के अध्ययन में वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जल में अविलय हाइड्रोक्साइडों तथा कार्बोनेटों को विलय कर लेते थे, अम्ल कहलाते थे। क्षार वे पदार्थ कहलाते थे जो अम्ल को उदासीन कर लवण बनाते, लाल लिटमस को नीला कर देते, चिकने होते एवं छूने पर साबुन जैसे होते थे। केवेंडिश 1766 में बताया कि क्रियाशील धातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेवाशिए 1783 में बताया कि ऑक्सीकरण के प्रयोग से अम्लों की परिभाषा में संदेह उत्पन्न हुआ। उन्होंने देखा कि अम्ल किसी अधातु की ऑक्सीजन से क्रिया प्राप्त होते हैं। इस आधार पर उन्होंने कहा कि अम्ल अधातुओं के ऑक्सी यौगिक हैं, परंतु डेवी ने मुरिएटिक अम्ल तथा ऑक्सीम्यूरेटिक अम्ल, जिसे हम क्लोरीन के नाम से जानते हैं, पर अध्ययन कर इस धारणा को गलत बताया तथा कहा कि वास्तव में वे अम्ल हैं जिनमें प्रतिस्थापन योग्य हाइड्रोजन होती है। लिबिंग ने कहा कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन उपस्थित होती है जो धातुओं द्वारा प्रतिस्थापित की जा सकती है। इस प्रकार अम्ल तथा क्षार के लिए कई सिद्धांत प्रतिपादित हुए। 1883 तथा इसके बाद कुछ आधुनिक सिद्धांत एवं अम्ल क्षार के लिए दिए गए इनमें से कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन हम करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला वर्णन हम करेंगे आरएनएस सिद्धांत के ऊपर, अम्ल क्षार की आरएनएस अवधारणा। आरएनएस ने अम्ल क्षार को प्रदर्शित करने के लिए जल के स्वतः आयनन को आधार बनाया, जिसमें जल के दो टुकड़े होते हैं, एक प्रोटॉन, दूसरा OH- आयन। आरएनएस के अनुसार, जैसा कि आप देख रहे हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दो भागों में विभाजित हो जाता है। पहला भाग प्रोटॉन और दूसरा भाग क्लोराइड आयन होता है। पानी में जो प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं तथा जो जल में OH आयन देते हैं वे क्षार की तरह व्यवहार करते हैं, जैसा कि NaOH के द्वारा दर्शाया जा रहा है। NaOH का एक मॉलिक्यूल जब पानी में डिजोल्व किया जाता है तब वह सोडियम प्लस और OH आयन बनाता है। यह OH आयन इसकी क्षारीयता को दर्शाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, pH जो होता है वह माइनस log H+ की सांद्रता के बराबर होता है। H+ की सांद्रता इक्वल्स टू 10⁻⁻⁻ pH और इसी प्रकार POH इक्वल्स टू माइनस log H+ की सांद्रता, H+ की सांद्रता, OH- की सांद्रता इक्वल्स टू 10⁻⁻ POH। यहाँ पर ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है। pH प्लस POH इक्वल्स टू 14 जो कि न्यूट्रल।
लिमिटेशंस ऑफ आरएनएस सिद्धांत। आरएनएस सिद्धांत की सीमाएं। इस सिद्धांत के अनुसार HCl केवल जलीय माध्यम में ही अम्ल का कार्य करता है। अजलीय विलायकों तथा गैसीय अवस्था में इसका व्यवहार इस सिद्धांत से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। दूसरा, यह सिद्धांत अजलीय विलायकों में अम्लीय तथा क्षारीय व्यवहार को स्पष्ट नहीं करता है, जैसे NH4 NO3 अमोनियम नाइट्रेट द्रव अमोनिया में अम्ल की तरह व्यवहार करता है, जबकि वह H+ आयन नहीं देता। इसी प्रकार से कई कार्बनिक पदार्थ एवं अमोनिया क्षारीय है, जबकि उसमें OH आयन नहीं देता। जलीय माध्यम में एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 जैसे लवण का अम्लीय स्वभाव समझाने में भी यह सिद्धांत असफल रहता है। इस परिभाषा के अनुसार उदासीनीकरण की क्रिया को जलीय माध्यम में ही समझाया जा सकता है, जबकि जल के अतिरिक्त भी अन्य माध्यमों में अथवा माध्यम की अनुपस्थिति में भी उदासीनीकरण की क्रिया द्वारा लवण बनाए जा सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरा सिद्धांत, ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। 1923 में J.N. ब्रोंस्टेड तथा T.M. लोरी ने अम्ल क्षार की अधिक सामान्य परिभाषा को प्रस्तावित किया। इनके अनुसार हाइड्रोजन रखने वाले अणु ऋणायन तथा धनायन, जिनमें अन्य पदार्थों को प्रोटॉन देने की क्षमता होती है, अम्ल कहलाते हैं, तथा ऐसे अणु ऋणायन अथवा धनायन, जिनमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, क्षार कहलाते हैं। संक्षिप्त में प्रोटॉन दाता पदार्थ अम्ल तथा प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर HCl एक प्रोटॉन दाता है, कार्बोनेट आयन भी एक प्रोटॉन दाता है, एसिटिक एसिड भी एक प्रोटॉन दाता है, H2SO4 भी एक प्रोटॉन दाता है। इस सिद्धांत के लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार क्षार में अगर आप देखें तो अमोनिया एक प्रोटॉन ग्राही की तरह कार्य कर रही है, पिरिडीन एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकती है, क्लोराइड आयन एक प्रोटॉन ग्रहण कर HCl का निर्माण करती है। इस प्रकार ये सभी क्षार हैं। किसी भी अभिक्रिया में जब अम्ल प्रोटॉन देता है तो उसके बचे हुए भाग की वापसी प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, अतः यह एक क्षार की तरह व्यवहार करेगा। इस अभिक्रिया में HCl एक प्रोटॉन जल के एक अणु को दे रहा है। यह एक अम्ल है तथा इसके बचे हुए भाग Cl की यह प्रवृत्ति होगी कि ये वापस प्रोटॉन ग्रहण करे, अतः यह क्षार की तरह व्यवहार करेगा। जबकि दूसरी ओर जल एक प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है, यह एक क्षार है। अब प्रोटॉन ग्रहण करने के बाद बनने वाले H3O+ वापिस Cl- आयन क्लोराइड आयन को प्रोटॉन देकर HCl बना सकता है, अतः यह एक अम्ल की तरह व्यवहार करेगा। प्रोटॉन के ऐसे युग्म जो प्रोटॉन को देकर या ग्रहण कर एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं, संयुग्मी अम्ल क्षार कहलाते हैं। यदि उपरोक्त अभिक्रिया में HCl अम्ल का संयुग्मी क्षार क्लोराइड तथा H2O क्षार का संयुग्मी अम्ल H3O+ होगा, यदि HCl का नाम अम्ल 1 एवं इसके संयुग्मी क्षार क्लोराइड को क्षार 1 तथा H2O को क्षार 2 तथा इसके संयुग्मी अम्ल H3O+ को अम्ल 2 लिखा जाए तो इस साम्य को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। इसे आप इस नीचे बताए गए डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि इसमें एक प्रोटॉन A
से अलग होकर बी जो कि यहाँ पर बेस है, ब्रोंस्टेड लोरी बेस है, उसके साथ जुड़ रहा है तथा इससे ए एक कॉन्जुगेटेड बेस में बदल रहा है तथा बी एक कॉन्जुगेटेड एसिड में बदल रहा है। ब्रोंस्टेड लोरी एसिड बेस इनऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनिक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं, जैसे इनऑर्गेनिक ब्रोंस्टेड लोरी एसिड HCl, H2SO4, H2O, H3O+, और ऑर्गेनिक एसिड एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, उसी प्रकार ब्रोंस्टेड लोरी बेस इनऑर्गेनिक तथा ऑर्गेनिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जल, अमोनिया, OH- आयन, NH2- आयन, ये इनऑर्गेनिक बेस हैं। उसी प्रकार ऑर्गेनिक बेस मिथाइलेमीन, मेथोक्साइड, एसीटोन, इथाइलिन, ये सभी ब्रोंस्टेड लोरी बेस हैं। ब्रोंस्टेड लोरी बेस में नेट चार्ज 0 या ऋणायन हो सकता है। ब्रोंस्टेड लोरी सिद्धांत की उपयोगिता। यह सिद्धांत पदार्थों को स्वयं के आधार पर अम्ल तथा क्षारों में विभाजित एवं परिभाषित करता है, न कि जलीय विलयन में उनके आयनों के आधार पर। इस सिद्धांत के अनुसार अम्लों तथा क्षारों के गुण विलायक पर निर्भर नहीं करते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सभी प्रायोगिक विलायकों जैसे अमोनिया, H2SO4 आदि पर लागू किया जा सकता है। यह लवण के विलायक की जल अपघटन की क्रिया को समझा सकता है तथा प्रोटॉन स्थानांतरण वाली सभी अभिक्रियाएं इसमें सम्मिलित कर सकते हैं। इसी प्रकार इस नियम की कुछ सीमाएं भी हैं। पहली, यद्यपि अधिकतर अम्ल प्रोटोनिक हैं, कई अम्ल प्रोटोनिक नहीं हैं। यह सिद्धांत प्रोटॉन स्थानांतरण पर ही निर्भर करता है, माध्यम पर नहीं। बहुत सी ऐसी अम्ल क्षार अभिक्रियाएं हैं जिनमें कोई प्रोटॉन स्थानांतरण नहीं होता है, जैसा कि आप इस उदाहरण से समझ सकते हैं। SO2 प्लस SO2 SO प्लस 2 प्लस SO3 माइनस 2। अतः यह सिद्धांत अप्रोटोनिक विलायकों जैसे COCl2, SO2, N2O4 एवं BRF3 पर लागू नहीं होता है। धन्यवाद।